किसान भाइयों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश की कृषि योग्य भूमियां हैं उनकी उर्वरता वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही है। 17वीं शताब्दी में हमारे देश की जितनी भी कृषि योग्य भूमियां थीं उनमें सब में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% थी और आज हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा घट करके 0.3% रह गई है। भूगर्भ जल की बात करें तो भूगर्भ जल स्तर 30-40 फुट पर हुआ करता था, फिर वो नीचे गिरा 80-100 फुट पर पहुंचा, फिर आज कई इलाके देश के ऐसे हैं जहाँ 800-900 फुट पर पानी पहुंच चुका है। जंगल की बात करते हैं तो आज़ादी के समय जंगल हमारे देश में 27% थे, आज घट करके 7% बचे। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ। सरफेस वाटर यानी जलाशय, जो गांव में जलाशय होते थे ग्रामीण एरिया में, आज़ादी के समय हमारे देश में करीब 3.5% एरिया में जलाशय थे और आज़ादी के और पहले की बात करें तो 6-7% एरिया में जलाशय थे, यानी सरफेस वाटर था जिसे कुएं रिचार्ज होते थे और वाटर लेवल ऊपर रहता था और वर्षा का पानी हमको शुद्ध वर्षा का पानी मिलता था। आज मित्र हमने आधुनिक कृषि तकनीकियाँ, आधुनिक जीवन शैली, डेवलपमेंट का जो आधुनिक मॉडल है उसको एडाप्ट करते 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 जो हमारी आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक कृषि प्रणाली है, स्वार्थ की, लालच की, यानी हर व्यक्ति को लालच है, तो उससे क्या हुआ कि धरती मेरी बंजर हो गई। 250-500 फुट नीचे का पानी पीने लगा जिसमें हैवी मेटल्स हैं, धरती बंजर हो गई तो यूरिया डीएपी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो भोजन में स्वाद चला गया, भोजन की पौष्टिकता चली गई और ढेर सारे पेस्टिसाइड फसल सुरक्षा के नाम पर जब हमने डालने लगे तो फसल सुरक्षा रसायनों का जो रेजिडुअल इफेक्ट था वो भोजन में था और हम बीमार हो गए। मुद्दा मित्र ये है आज की तारीख में, जैसे मैं यथार्थ की बात करता हूँ, किसान भाइयों को जागृत करता हूँ कि मित्र समझिए एक चीज़, दुनिया कहाँ जा रही मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि सामने मौत है और बहुत लंबा जीवन अब बचा नहीं है किसी का। जो हालात हैं, हालात बहुत खतरनाक है। आज देश में फसलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच का गैप है बहुत कम हो गया, इसलिए किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है और निवेश बिकते रहे, इसलिए जो नीतियां हैं वो किसानों को ऋण बांट रही हैं कि फर्टिलाइज़र लो, पेस्टिसाइड लो, कृषि यंत्र लो, ये लो वो लो, और आप क्यों चिंता करते हो, हम आपको ऋण दे रहे हैं। मतलब कर्जा लेके जुआ खेल रहे हैं हम लोग। तो किसान कर्ज में चला गया। भोजन का स्वाद और भोजन की पौष्टिकता इतनी खराब हो गई है कि भोजन घुसता नहीं है, खाना तो पड़ता है, मजबूरी है, भूखा पेट है, लेकिन वो टेस्ट वैल्यू नहीं है और ना उसमें कोई पौष्टिकता बची है। अगर पौष्टिकता होती तो मनुष्य को सप्लीमेंट्री फूड ना खाने पड़ते। आज नाना प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन के नाम पर हम सप्लीमेंट्री फूड खा रहे हैं। गांव वीरान होते जा रहे हैं, गांव से पलायन बहुत तेज़ी के साथ है। खेती, किसान का बेटा कोई खेती करना नहीं चाहता है क्योंकि खेती में घाटा है, तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और जब शहरों में जाते तो शहरों में बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, स्लम एरिया में रहना, उल्टा सीधा खाना, भूगर्भ जल स्तर नीचे चला ही गया, लोग बीमार हो गए, नाना प्रकार की लाइलाज बीमारियां इंसान में आ गईं और
चिकित्सा विज्ञान जिस बीमारी को कहता है, आप गूगल करके देख लीजिए कि लाइलाज बीमारियों के नाम कौन से हैं, तो चिकित्सा विज्ञान ने ही कहा कि अमुक 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 बीमारी लाइलाज है, यानी इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। यानी कि आदमी हार चुका है। और मैं जो बोलता हूं कि देश का 14 करोड़ किसान इन सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। इन सब के पीछे का जो रीजन है मित्र, केवल एक है, वो है मेरी धरती माता। धरती माता की फर्टिलिटी, धरती माता में ह्यूमस की मात्रा, सारी चीज़ें जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसके पीछे का कारण केवल और केवल है धरती माता। जैसे मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि एक लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई और वो परिवार समझदार नहीं है। पिता ने, लड़की के बाप ने थोड़ा सा दहेज में कमी कर दी, नहीं दे पाया बेचारा, तो उस लड़की को गाली मिलती है, अक्सर वो डांट खाती है। उसकी छोटी सी मिस्टेक के कारण उसको इतना डांटा जाता है, कई बार मार भी खाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है, पेट में बच्चा आ चुका है। अब वो दुखी आत्मा, जिसको एक अच्छा आहार नहीं मिल रहा है, दुखी भी है और आहार भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में पेट में बच्चा 9 महीने बढ़ता है, फिर बाहर आता है, तो जिसकी माँ दुखी थी, जिसको अच्छे भोजन नहीं थे, उसका बच्चा क्या स्वस्थ पैदा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन उसके पिता को और उसके दादी बाबा को उस बच्चे से बहुत मोहब्बत है। तो अक्सर आप देख लेना, लोग उसकी माँ को प्यार नहीं करते, उस बच्चे को बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उस बच्चे को कहीं इस डॉक्टर के यहाँ, कहीं उस डॉक्टर के यहाँ, कहीं उस मौलवी के यहाँ, उस जोशी के यहाँ, उस पंडित के यहाँ, उस तांत्रिक के यहाँ लेकर के घुमा करते हैं। अब इनको इतनी अगर अकल आ जाए कि ये बच्चा भी माँ के आंचल का दूध पीता है, अगर इसकी माँ हंस देगी, माँ स्वस्थ हो जाएगी, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते ना। बच्चे के दवाई खिलाएंगे, बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड खिलाएंगे, बाजार का मिल्क पाउडर खिलाएंगे, हार्लिक्स पिलाएंगे, बॉर्नविटा पिलाएंगे। वो सोचते हैं इसी से काम हो जाएगा, और इससे होने वाला कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार जो किसान है, जिसकी ज़मीन बंजर है, जिसकी धरती माता रो रही है, जो माँ पीड़ित है, जिस माँ के पास पोषण नहीं है, अब उसमें आप गन्ना बो देते हैं, बैंगन बो देते हैं, सोयाबीन बो देते हैं, फलदार वृक्ष लगा देते हैं, सब्जियां लगा देते हैं। तो चूंकि जो आपने बीज रोपण किया है, तो फसल क्या है? धरती की संतान है। अब धरती के पास सामर्थ्य नहीं है, तो उसको पोषण नहीं दे पाती, तो फिर किसान परेशान होता है। और फिर वैज्ञानिक लोग कहते हैं, सारा फर्टिलाइज़र बेचने वाला सिस्टम कहता है भाई मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरक डालिए। आप साइंस में वैज्ञानिक सब कहते हैं कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन इंडिया का किसान क्या क्या दे रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कुछ लोग जिंक, कुछ लोग सल्फर। यानी 17 में 3 तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चलो एटमॉस्फेयर से मिल गए, लेकिन 17 में 3 घटा दिए तो बच गए 14। 14 में हम 3 या 4 देते हैं। तो जो 10-11 नहीं देते हैं, उनको ज़मीन में कम है, और उनकी वजह से भोजन में स्वाद नहीं है, उसकी वजह से भोजन में पौष्टिकता नहीं है, फिर लोग बीमार हो जाते हैं, फिर उनको सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं। तो मित्र, मैं क्या कहता हूँ, ये विषय हंसी मजाक का नहीं है। मतलब प्राकृतिक खेती के नाम पर गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलना, प्राकृतिक खेती को समझना है। अंडरस्टैंडिंग, धरती माता के साथ जब मेरी अंडरस्टैंडिंग सही होगी कि यस, माँ का मतलब ये, और कितना कैसे कैसे लोग कह गए। एक कवि ने कहा,
तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दी, और भी दूं। मतलब एक कवि एक कल्पना कर रहा है कि हे माँ, तेरे लिए मेरा तन मन धन सब समर्पित है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा, तुमको कुछ और भी दूं। और आज का कलयुग का संपूर्ण आदमी, चाहे नीति निर्माता हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, आप हो, सब लोग क्या कर रहे हैं कि समर्पण कुछ नहीं, ना तन समर्पित, ना मन समर्पित, ना धन समर्पित। तुझे लूटने की चाहत इतनी ज्यादा है कि कोई मिट्टी लूट रहा है, कोई पत्थर लूट रहा है, कोई खनिज लूट रहा है, कोई फर्टिलिटी लूट रहा है, कोई नीचे का पानी लूट रहा है। अब ऐसे में जो मनुष्य का जो ये वाला स्वभाव है कि प्रकृति को संपूर्ण लूट लो और कागज का नोट छाप करके जेब में डाल लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं अक्सर बोलता हूं मित्र, अब वक्त, हम प्राकृतिक संसाधनों को लूट चुके हैं जितना लूटना था। अब 800 फुट से नीचे भी जाएंगे क्या पानी के लिए? अब जंगल तो 7% बचा, 30% जंगल होना चाहिए, केवल 7% बचा, वो भी कुछ इलाकों में तो है ही नहीं, जीरो, कुछ इलाकों में 1%। कोई जीव जंतु नहीं बचा मित्र, ना आपके खेत में केंचुआ है, ना आपके खेत में दीमक है, ना आपके खेत में गुबरैला है, ना खेत में चिड़िया है, ना खेत में तितली है, ना खेत में मधुमक्खी है। जबकि हम लोग खूब नारा लगाते हैं, जल है तो कल है, जीवन है ही जीव और वन। जानते सब है, मानता कोई नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहता हूं मित्र, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अपनी धरती माता को कैसे समृद्ध बनाया जाए, धरती माता की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि धरती माता खुश है तो उस जिन जीवों को पालती है सारे जीव खुश हैं। धरती माता स्वस्थ है तो वो धरती माता में उगा हुआ जो भी भोजन करेगा वो सारे लोग स्वस्थ होंगे। कोई बीमार नहीं हो सकता, ना आदमी बीमार होगा, ना पशु बीमार होगा, ना फसल बीमार होगी। लेकिन वर्तमान इस कलयुग में चूंकि व्यवसायीकरण है तो सारे लोग आपको बेवकूफ, और आपको क्या, सारे लोग सारे लोगों को, एक दूसरे को, दुनिया एक दूसरे को बेवकूफ बना रही है। सब के सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है आपकी किसान की। अब अगर कोई मानव जाति को बचा सकता है तो किसान की समझ ही बचा सकती है। और किसान की समझ का मतलब है कि उसको धरती माता से प्यार हो जाए, उसको जमीन के नीचे से के पानी से प्यार हो जाए, उसको वन वनस्पतियों से मोहब्बत हो जाए, उसको जीव जंतुओं से मोहब्बत हो जाए। मनुष्य को किसने अधिकार दिया? मनुष्य अगर भगवान की पूजा करता है तो भगवान की पूजा का मतलब है कि पंच महाभूत ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उनको आप उनसे किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी। इस धरती को बनने में 3.5 करोड़ साल लगा है मित्र, और धरती को जिन छोटी छोटी घासों ने बनाया उनको, जिनको आज मैं खरपतवार कहता हूं, जिन छोटे छोटे जीवों ने बनाया, जिनको मैं आज इंसेक्टिसाइड डाल के मार देना चाहता हूं, जब आप सबको मार ही देंगे, भगवान की बनाई गई रचनाओं को जब हम मार देंगे, तो कई बार मैं ऐसे बोल देता हूं कि भगवान बेवकूफ था क्या? ये पंच महाभूत को अकल नहीं थी क्या जो मनुष्य के दुश्मन बनाए? मित्र ध्यान रखना, प्रकृति में एक भी इकाई ऐसी नहीं है जो आपकी दुश्मन हो। लेकिन व्यवसायीकरण में किसी ने कहा चूहा ये करता है, चूहा फसल खा जाता है, इसको मारो, दीमक को मारो, इल्ली को मारो, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। और मारते मारते क्या हुआ? किसी को नहीं मार पाए और हम खुद मरने की कगार पर पहुंच गए। तो मैं क्या बोलता हूं
कि धरती में आप मिट्टी की जांच कराते हो तो उसमें लिख के आता है कि आपकी जमीन में जीवांश कार्बन 0.3 है। कई किसान हमको फोन करके कहते हैं हमारे जमीन का ईसी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हमने कहा ये बताना आसान है कि आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको सुधारेगा कौन? हमारी ज़मीन का पीएच साहब बहुत डाउन है, सुधारेगा कौन? पीएच बहुत बढ़ गया है, सुधारेगा कौन? तुमको कैंसर हो गया, ये बताना बहुत आसान है, लेकिन कैंसर ठीक कौन करेगा? मित्र, ऐसी समस्याएं आ गई हैं जिनका इलाज तो कहीं नहीं है। लैबें जरूर हैं कि हाँ, एक लैब ये बता देती कि आपकी ज़मीन में ये प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, जीवांश कार्बन, ह्यूमस, जिसके बारे में मैं रोज बोलता हूं। और आप सोशल मीडिया खंगाल लेना, मैं एक इकलौता व्यक्ति हूं जो प्राकृतिक खेती में धरती की संपन्नता, धरती की फर्टिलिटी की बात करता हूं। बकाया बहुत सारे लोग हवाई बातें करते। फसल में कुछ प्रॉब्लम है तो कोई कहता है हींग डाल दो, फिटकरी का पानी स्प्रे मार दो, मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल के स्प्रे मार दो, बायोचार डाल दो। अब तो राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाकों में लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 3 लीटर प्रति एकड़ डाल रहे हैं। बहुत सारे किसान अपनी फसलों में एल्कोहल, दारू छिड़क रहे हैं। ये क्या हंसी मजाक है मित्र? जंगल में ये सारी बात जितनी मैं कर रहा हूँ, ये मैं जंगल से अध्ययन करके लाया हूँ। मैंने कई बार बोला, मैं 5 साल 2009 से 2014 तक के बीच में 70,000 किलोमीटर जंगल का सफ़र किया है। करीब 125 रातें जंगल में गुजारी हैं। उसके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जंगल में तो कोई परेशानी नहीं है, जंगल में खेती भगवान कर रहा है, भगवान की व्यवस्था में हो रही है। और मैं ये भी कहता हूं, खेती सदैव पंचमहाभूत ही करता है। हम तो केवल जमीन को जोत करके मटर का बीज बोते हैं। अगर जमीन अच्छी है, जंगल अच्छा है, जलवायु अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो सारा काम नेचर कर देती है। आपका काम है केवल बीज बोना, बीज बो के चले आइए। और मैनेजमेंट है, जो खरपतवार नीचे हैं मटर के, उनको बना रहने दीजिए, वो मित्र हैं। जो ऊपर आ रहा है उखाड़ के वही डाल दीजिए। मित्र, ध्यान रखना, हम पिछले 40-50 सालों से नाना प्रकार के कीड़ों को, नाना प्रकार की बीमारियों को, नाना प्रकार के खरपतवारों को मारते 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 चले आ रहे हैं। और आज 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड हम भोजन, पानी, हवा के माध्यम से अपने अंदर डाल लेते हैं। और फिर जो बीमारियां होती है उनसे बचने के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का जो एलोपैथिक दवाएं वो अंदर निकल लेते हैं। यानी भोजन कम खाता हूं मैं, जहर ज्यादा खाता हूं। आज के 50 साल पहले हमको स्कूल में टीचर भी मारता था, घर में माता पिता भी मारते थे, पड़ोस के चाचा भी मारते थे, बड़े भाई भी मारते थे। किसी छोटी सी गलती पर कोई भी हमारे 4 चांटे जड़ जाता था। आज किसी भी माँ बाप की हैसियत नहीं है कि अपने 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे को उसकी गलती पर 2 तमाचा मार दें। क्यों? जिसके शरीर में, जिसके मन मस्तिष्क में, जिसके रगों में खून नहीं, जहर दौड़ रहा है तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हो ही रहा है। कोई हो सूरमा भोपाली तो जरा अपने 18 साल के बच्चे को 4 तमाचा उसकी गलती पर, जबरदस्ती नहीं, उसकी गलती पर मार के दिखाए। क्या डर लगता है? इकलौती संतान है, मार देंगे तो सुसाइड कर लेगा, या कहीं हमको ही ना मार दे। और ये घटनाएं घट रही हैं। मैं बोलता हूं कि अगर हम देश के सभी लोगों ने मिलकर के धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ाने पर विचार नहीं किया और आधुनिक डेवलपमेंट के नशे में इतना चूर हो गए, पागल हो गए कि प्राकृतिक व्यवस्था को भूल गए, तो फिर ये समझ लीजिए, जैसे आज का हालात देख लीजिए, ये जो विश्व युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाए, खाना बनाने 1 महीना खाना बनाने के लिए देश में लकड़ी नहीं है। 1 महीना खाना बनाने के लिए देश में लकड़ी नहीं है। जितना भी भौतिकवाद था सब हवा में उड़ जाएगा। इंडस्ट्री में सामान पड़े रहेंगे, उनकी डिलीवरी नहीं हो सकती।
तो कौन बचाएगा हमको? हमको हमारी समझ बताएगी। प्रकृति के प्रति जितनी बेहतरीन समझ हमारे अंदर आ जाएगी, उतना ही हमारे लिए आनंद का विषय होगा। मित्र, मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती में मुझसे कुछ सीख करके गए, कुछ जीवामृत ले करके गए, कुछ जंगल से मिट्टी ला करके बनाए, और वो अपने खेती कर रहे हैं और वो किसी को बता नहीं रहे। मैं कहता हूँ इन बातों को जितना जल्दी से जल्दी देश के 14 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर विलंब हो गया तो फिर मतलब हालात संभाले नहीं संभलेंगे। और हालात तो आज भी ऐसे हैं कि मैंने फिर बोला कि अगर ये विश्व युद्ध का स्वरूप थोड़ा और तगड़ा हो जाए तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। घर में गेहूं होगा लेकिन आटा होगा, लेकिन पकाएंगे कैसे? क्योंकि जंगल नहीं है, लकड़ी नहीं है, पशु नहीं है, उपले नहीं है। ठीक है ना? तो दुनिया अगर सुरक्षित रह सकती है तो खेती से सुरक्षित रह सकती है, किसान सुरक्षित रख सकता है। लेकिन किसान कब? जब किसान समझदार होगा। और मैंने अक्सर बोला है कि आप शकुनियों के साथ जुआ मत खेलिए, लोन लेके जुआ मत खेलिए। आप दिमाग से काम करिए। खेती का दो ही निवेश है, श्रम और अपना दिमाग। अपना श्रम, अपना दिमाग। नमस्कार।